हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, साथ ही सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में उपयोग होने वाले फार्मूलों को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और यह होता है वास्तविक गहराई बटा होता है आभासी गहराई। आभासी गहराई को एच डे से प्रदर्शित करते हैं, जबकि वास्तविक गहराई को एच से प्रदर्शित करते हैं। अगला है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। एक चीज़ हमें याद रखना है कि फोकस दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर प्रश्न में मीटर में दिया है तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके क्षमता का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर फोकस जो है सेंटीमीटर में दिया हो तो उस स्थिति में हम क्षमता का मान ज्ञात करने के लिए 100/f फार्मूला का यूज करते हैं। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f के माध्यम से क्षमता ज्ञात करेंगे, और अगर मीटर में दिया हो तो डायरेक्टली हम 1/f में f का वैल्यू रखकर क्षमता का मान ज्ञात कर लेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। इसे हमें याद रखना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें हम इसे ध्यान रखेंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इन दोनों बिंदुओं को याद रखेंगे। हमने अभी पढ़ा कि जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। तो जब किसी लेंस का फोकस नेगेटिव है तो उसकी क्षमता भी नेगेटिव होगी, और लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव है तो उसकी क्षमता भी पॉजिटिव होगी। ऐसे ही हमने अभी देखा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें डायरेक्टली हम फोकस का वैल्यू अवतल लेंस के लिए नेगेटिव लेंगे और उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव लेंगे। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होता है। इस अनुपात को कहते हैं म्यू अपवर्तनांक। हमने अभी देखा कि वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यह भी म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। म्यू इक्वल टू होता है h/h', और इसी के प्रोपोर्शनल होगा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या को हम साइन कहते हैं, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या जिसे आर कहते हैं तो यह होगा साइन आर। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। म्यू जो अपवर्तनांक होता है वह h/h' होता है, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, और उसी के प्रोपोर्शनल होता है साइन i/साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है, और यह स्नेल का नियम होता है। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है? इसमें न्यूमेरिकल में हम इसे यूज करेंगे। अगर प्रश्न में क्रांतिक कोण का मान दिया हो, हमें अपवर्तनांक का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए, यहाँ पर म्यू का फार्मूला होता है कॉसेक सी, यहाँ पर सी क्रांतिक कोण होता है। अगर प्रश्न में क्रांतिक कोण का मान दिया हो तो हम उससे अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम लेंस की फोकस दूरी देख लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। लेंस की फोकस दूरी होती है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यह लेंस पर आधारित सभी प्रश्नों में यूज होगा। इसे हमें याद रखना है कि लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू होती है 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर a फोकस दूरी होती है, v जो है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी होती है, जबकि u जो है वस्तु की ध्रुव से दूरी होती है। दर्पण के फार्मूला में इसमें एक अंतर होता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस अंतर को हमें याद रखना है। अगर दर्पण दिया हो तो बीच में प्लस होगा, और अगर लेंस दिया हो तो यह नेगेटिव होगा। इसी फार्मूले के आधार पर हम लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हमें अपवर्तनांक दिया हो, वक्रता त्रिज्या दी गई हो, तो हम फोकस दूरी इस फार्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले में फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इस फार्मूले का यूज करके हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रश्न में अपवर्तनांक दिया हो, म्यू का मान दिया हो, और r1 r2 दिया हो वक्रता त्रिज्या। अगर हमें फार्मूला याद है तो हम सिर्फ वैल्यू पुट करके फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगला है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। जब दो लेंस हम यूज करते हैं संयुक्त लेंस,
तो इसकी फोकस दूरी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है 1/f। यहाँ पर f जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है और पहले लेंस का जो फोकस होगा उसे लेंगे 1/f1 और दूसरे लेंस का फोकस होगा उसे लेंगे 1/f2। इसके व्युत्क्रम को जोड़ देने से हमें प्राप्त होता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। परीक्षा में यह सीधे पूछा जाता है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी अगर पहले लेंस की फोकस दूरी f1 दी गई हो और दूसरे लेंस की फोकस दूरी दी गई हो। तो इस फार्मूले का यूज करके हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पहली स्थिति में दो लेंस आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं, जबकि दूसरी स्थिति में अगर दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। इसका फार्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1/f2। अगर हमें सिर्फ फार्मूला याद है तो हम अगर क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर f जो है उसे ज्ञात करना होता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, f1 होता है पहले लेंस की फोकस दूरी, दूसरा होता है दूसरे लेंस की फोकस दूरी, और यहाँ पर d जो है इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है, और यहाँ पर f1 और f2 फोकस दूरी होती है। अगर हम इन सभी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। हमने अभी लेंस की क्षमता को देखा। लेंस की क्षमता को d से प्रदर्शित किया जाता है और यह फोकस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यह मीटर में दिया हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर f की वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे 100/f। इसमें वैल्यू पुट करने पर हमें लेंस की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। अगला है संयुक्त लेंस की क्षमता। अगर हमें फार्मूला याद है तो हम वैल्यू पुट करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है? अगर किसी लेंस की क्षमता हमें पता हो और दूसरे लेंस की क्षमता पता हो, क्षमता को हम P या D से प्रदर्शित करते हैं, इसे शक्ति भी कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है कि क्षमता को शक्ति कहा जाता है अगर पहले लेंस की जो शक्ति P1 है और दूसरे लेंस की शक्ति P2 है। तो हम संयुक्त लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा संयुक्त लेंस की क्षमता। पहली स्थिति में दोनों लेंस एक दूसरे से सटे हुए हैं, जबकि दूसरी स्थिति में यदि दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो उसके लिए हम संयुक्त लेंस की क्षमता होगी P = P1 + P2 - d × P1 P2। इसे हमें याद रखना है। P1 जो है पहले लेंस की शक्ति होती है, P2 दूसरे लेंस की शक्ति होती है, और d जो है इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है, और P1 P2 दोनों पहले और दूसरे लेंस की शक्ति होती है। इसमें हम अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी संयुक्त लेंस की क्षमता। ये सभी बहुत आसान हैं और यह तभी आसान होंगे जब हमें फार्मूला याद होगा। फार्मूला में हम पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लेंस की आवर्धन क्षमता देख लेते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता को β/α से प्रदर्शित किया जाता है। मान लेते हैं कि ये कोई लेंस है और यहाँ पर वस्तु रखी गई है और उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो वस्तु को हम नेत्र के माध्यम से यहाँ से देखते हैं। बीटा क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण। ये है प्रतिबिंब, यहाँ से आँख पर जो दर्शन कोण बनता है उसे बीटा कहते हैं। अल्फा क्या होती है? अल्फा जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण। ये जो वस्तु है वह स्पष्ट दूरी पर रखी गई है और यह आँख से जो कोण बनाता है उसे कहा जाता है अल्फा। प्रश्न में स्पष्ट रूप से वर्णित रहेगा कि प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण का मान लीजिए 30 है, और दूसरा दिया रहेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया कोण मान लीजिए 60 है। तो हम 30 और 60 का मान अगर रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा आवर्धन। अब हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में पहला होता है आवर्धन। आवर्धन को m से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फार्मूला होता है 1 + d/f। परीक्षा में सभी चीज़ें दी रहेगी, हमें सिर्फ फार्मूला में वैल्यू पुट करना है और उसके पश्चात हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर d जो है उसका मान हम हमेशा 25 लेंगे। यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसे हमें याद रखना है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वह 25 सेंटीमीटर होती है। इस फार्मूला में हम d के जगह 25 लिखेंगे। और f क्या होती है? f जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस यूज होता है। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी को यहाँ रखेंगे और d का मान 25 रखेंगे। तो
तो हमें प्राप्त हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं, ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई लेंस दिया गया है, उसकी फोकस दूरी f है। हम मान लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी f है। यहाँ पर दिया गया है कि f फोकस दूरी वाले एक लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत दो भागों में काटा जाता है, तो उसके लेंस के फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लेंस की फोकस दूरी 2f हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लेंस दिया गया है, अगर उसे मुख्य अक्ष के लंबवत, ये है मुख्य अक्ष, इसके लंबवत हम काट देते हैं, तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी फोकस दूरी जो है 2f हो जाएगी। परीक्षा में यह पूछा जाता है स्पष्ट रूप से कि अगर कोई f फोकस दूरी का प्रतिबिंब दिया गया है और उसे मुख्य अक्ष के लंबवत काटते हैं, तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी फोकस दूरी f/2 हो जाएगी, उसकी फोकस दूरी f रहेगी, उसकी फोकस दूरी 2f हो जाएगी, उसकी फोकस दूरी 4f हो जाएगी। तो हमें इसे याद रखना है कि उसकी फोकस दूरी 2f हो जाएगी। यहीं पर किसी वस्तु का फोकस दूरी 2f दी गई है, अगर हम उसे मुख्य अक्ष के लंबवत काट देते हैं तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी 4f। मतलब जो पहले जो फोकस दूरी होती है उसे मुख्य अक्ष के लंबवत काटने पर उसकी फोकस दूरी दुगनी हो जाएगी। अगला पॉइंट है फोकस दूरी f वाले एक लेंस। यहाँ पर हम एक लेंस देख रहे हैं, वह f फोकस दूरी की है और मुख्य अक्ष के समांतर दो भागों में काटा जाता है। ये है मुख्य अक्ष, इसके समांतर हम ऊपर और नीचे को अलग अलग काट देंगे, तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी फोकस दूरी f ही रहेगी। पहले इसकी फोकस दूरी f थी, इसे काटने पर इसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी फोकस दूरी f ही रहेगी प्रत्येक भाग की। ऊपर की फोकस दूरी f होगी, नीचे की फोकस दूरी f होगी और प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। यह दो प्रश्न हैं अलग अलग। अगर कोई f फोकस दूरी का कोई लेंस दिया गया है और उसे मुख्य अक्ष के समांतर दो भागों में काट देने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी, उसकी फोकस दूरी f हो जाएगी। और उसकी प्रतिबिंब की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। अब हम दूरदर्शी के बारे में पढ़ लेते हैं। दूरदर्शी 3 प्रकार के होते हैं, खगोलीय दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी और गैलीलियन दूरदर्शी। हमारे सिलेबस में केवल दूरदर्शी दिया गया है, इसलिए हम तीनों दूरदर्शी के फार्मूला को देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम खगोलीय दूरदर्शी और गैलीलियन दूरदर्शी में संबंध देख लेते हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत होता है। हम शॉर्ट में देख लेते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में हम प्लस यूज करेंगे, तो गैलीलियन में हम नेगेटिव यूज करेंगे। अगर कोई फार्मूला हम यूज कर रहे हैं तो केवल इतना ही अंतर होगा कि खगोलीय में प्लस होता है, तो गैलीलियन में हम सभी स्थान पर नेगेटिव यूज करेंगे। और अगला खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी, ये दोनों समान होते हैं, इसे हमें याद रखना है। हम सिर्फ खगोलीय दूरदर्शी का फार्मूला देखेंगे, अगर हम उसे नेगेटिव कर देंगे तो वह गैलीलियन दूरदर्शी का फार्मूला बन जाएगा। और खगोलीय और पार्थिव दोनों का फार्मूला सेम होता है, केवल नली की लंबाई में अंतर होता है, जिसे हम आगे देखेंगे। हमें सिर्फ फार्मूला याद रखना है, उसके पश्चात परीक्षा में बहुत ही इजी प्रश्न पूछा जाएगा। सीधा मान दिया रहेगा और उसे हमें फार्मूला में पुट करके उसका वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m से प्रदर्शित करते हैं। इस फार्मूला को हमें याद रखना है। अगर परीक्षा में डायरेक्टली पूछ दिया गया कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, उसमें डायरेक्टली दिया रहेगा कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी इतनी है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी इतनी है। यहाँ पर f0 जो है वह अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है और fe जो है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, और यहाँ पर d जो है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, जिसे हम 25 लेते हैं। 25 सेंटीमीटर मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता ज्ञात हो जाएगा। हम तीनों दूरदर्शी की संरचना देख लेते हैं संक्षेप में, क्योंकि यह आगे काम आएगी। सबसे पहले हम खगोलीय दूरदर्शी देख लेते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस यूज होते हैं। जो लेंस वस्तु के समीप होता है उसे कहा जाता है अभिदृश्यक लेंस, और जो नेत्र के समीप होता है उसे कहा जाता है नेत्रिका लेंस। यहाँ पर नेत्र स्थित होता है और यहाँ पर कोई वस्तु होता है। खगोलीय दूरदर्शी का यूज हम खगोल अर्थात अंतरिक्ष के चीज़ों को देखने के लिए करते हैं, जबकि पार्थिव दूरदर्शी का यूज हम पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए करते हैं। अगर कोई वस्तु दूर में स्थित है और पृथ्वी पर स्थित है तो उसके लिए हम पार्थिव दूरदर्शी का यूज करते हैं। पार्थिव दूरदर्शी में 3 लेंस यूज होते हैं और तीनों उत्तल लेंस होते हैं। इसे हमें याद रखना है कि बीच वाला लेंस जिसकी फोकस दूरी f होती है
बाहर वाला लेंस जो कि वस्तु के निकट होता है, वस्तु की दिशा में होता है, तो उसे कहा जाता है अभिदृश्यक लेंस। इसकी फोकस दूरी होगी f0 और जो लेंस नेत्र के निकट होगा उसकी फोकस दूरी होगी fe। पार्थिव लेंस में 3 लेंस का यूज करते हैं और तीनों उत्तल लेंस होते हैं। इसे हम संक्षेप में पढ़ रहे हैं। इसके पश्चात तीसरा होता है गैलीलियन दूरदर्शी। गैलीलियन दूरदर्शी का आविष्कार गैलीलियो ने किया था और इसमें एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। इसे हमें याद रखना है कि एक उत्तल लेंस यूज होता है और एक अवतल लेंस यूज होता है। उत्तल लेंस वस्तु के निकट स्थित होता है और इसकी फोकस दूरी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी अर्थात अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और इसे कहा जाता है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें हमें याद रखना है कि पहले दो हमने पढ़ा खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी, जिसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि इन दोनों दूरदर्शी में उत्तल लेंस का यूज होता है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। जबकि गैलीलियन दूरदर्शी में एक लेंस उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है, तो पहले की फोकस दूरी को हम पॉजिटिव लेंगे जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम नेगेटिव लेंगे। जब हम फार्मूला में पुट करेंगे तो इसे हमें याद रखना है, अगर हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव में गड़बड़ी करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें इसे याद रखना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। पहले दो लेंसों में उत्तल लेंस यूज होता है, जबकि गैलीलियन दूरदर्शी होता है उसमें एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को पॉजिटिव लेंगे जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम नेगेटिव लेंगे। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में यह फार्मूला यूज होगा। यहाँ पर d के जगह हम 25 लिखेंगे। यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जब वस्तु अनंत में स्थित होती है तो d के जगह हम अनंत लेंगे और इस अनंत का मान जब d में रखेंगे तो यह हो जाएगा fe अपॉन अनंत इन्फिनिटिव, और इसका वैल्यू होता है 0। ये वाला पोर्शन 0 हो गया अनंत की स्थिति में। जब प्रतिबिंब जो है अनंत में स्थित होती है तो इसका मान 0 हो जाता है, तो हमें आवर्धन का फार्मूला मिलेगा f0 अपॉन fe, जबकि पीछे वाला भाग 0 हो जाएगा। तो आवर्धन का फार्मूला बन जाएगा f0 अपॉन fe जब प्रतिबिंब अनंत पर स्थित हो। अगला है नली की लंबाई। दूरदर्शी में नली की लंबाई क्या होती है? तो हम दो लेंस लेते हैं, एक लेंस को अभिदृश्यक लेंस और दूसरे को नेत्रिका लेंस कहते हैं। इन दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है उसे नली की लंबाई कहा जाता है। परीक्षा में यह डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि अगर अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी गई हो तो नली की लंबाई क्या होगी। तो पहले केस खगोलीय दूरदर्शी का देख लेते हैं। खगोलीय दूरदर्शी की स्थिति में जो नली की लंबाई होती है वह दोनों फोकस दूरी का योग होता है। पहले होता है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f0 और उसके पश्चात होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी fe। इन दोनों को जोड़ देने से हमें नली की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। यह तभी प्राप्त होगी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। वस्तु का अनंत पर स्थित होने पर हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। f0 अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होता है जबकि fe नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होता है। अगला दूरदर्शी है पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी की स्थिति में नली की लंबाई क्या होती है? f0 प्लस 4f प्लस fe। इस फार्मूला को हमें याद रखना है कि लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इस फार्मूले का यूज होगा। यहाँ पर f0 जो है ऑब्जेक्ट अर्थात अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और f0 जो है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है। और यहाँ पर f जो है वह हम देखे थे कि 3 लेंस यूज होता है, तो बीच वाला जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को f कहा जाता है। इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा नली की लंबाई। यह नली की लंबाई तभी यूज होगी जब प्रतिबिंब जो है वह अनंत पर स्थित हो। अगला है गैलीलियन दूरदर्शी। इसमें नली की लंबाई होती है f0 माइनस fe। इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा नली की लंबाई गैलीलियन दूरदर्शी की स्थिति में। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हमने देखा। अगर हम इस वैल्यू में नेगेटिव पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा गैलीलियन की आवर्धन क्षमता। गैलीलियन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए हम इस प्लस के जगह माइनस यूज करेंगे और पार्थिव और खगोलीय दूरदर्शी का समान होता है, तो यह फार्मूला भी पार्थिव दूरदर्शी के लिए यूज होगा। चलिए तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है, इसे c से प्रदर्शित किया जाता है। c का मान दिया गया है 3 × 10⁸।
यह प्रकाश की चाल होती है। तो प्रश्न में दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो पानी में प्रकाश का वेग क्या होगा। हमें v का मान ज्ञात करना है, पानी में प्रकाश का वेग। तो इस प्रश्न में हम जानते हैं कि अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है वह होता है c/v। c जो होता है वह प्रकाश की चाल होती है और v जो होता है वह किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। इस फार्मूला के माध्यम से हम म्यू का वैल्यू रखेंगे और c का वैल्यू रखेंगे तो हमें v का मान मिल जाएगा, पानी में प्रकाश का वेग। प्रश्न में हमें म्यू का वैल्यू दिया रहेगा। जल के लिए जो अपवर्तनांक का मान होता है वह होता है 1.33 और c के जगह हम ये वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर, तो हमें मिलेगा v का मान। ये जो मान हो वह होगा पानी में प्रकाश का वेग। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक मछली 75 सेंटीमीटर की गहराई पर प्रतीत होती है। प्रतीत होती है इसका मतलब है यह वास्तविक गहराई नहीं है, यह आभासी गहराई है। मतलब h' का मान दिया गया है 75 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। म्यू का मान दिया गया है यहाँ पर 4/3। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वास्तविक गहराई ज्ञात करना है, हमें h का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है वह होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, h' के जगह हम 75 रखेंगे और जो अपवर्तनांक म्यू होता है उसके जगह 4/3 रखेंगे तो हमें मिलेगा वास्तविक गहराई। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। म्यू इक्वल टू होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। इसमें हम वैल्यू रखते हैं, म्यू का मान दिया गया है 4/3 और यहाँ पर h का वैल्यू हमें फाइंड करना है और h' दिया गया है 75। तो इसमें हम तिर्यक गुणा करते हैं तो इससे हमें h का मान प्राप्त होगा। तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा h का वैल्यू, म्यू का मान दिया गया है 4/3 गुणा 75। तो 3 से हम 75 को काटेंगे तो हमें 25 मिलेगा। तो यहाँ पर h का वैल्यू जो है 100 मिलेगा। मतलब जो वास्तविक गहराई होगी वह 100 सेंटीमीटर होगी। तो इसका सही आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। प्रश्न में अपवर्तनांक दिया रहेगा और हमें वास्तविक गहराई या आभासी गहराई में से एक वैल्यू दिया रहेगा। तो हमें ये ज्ञात करना है कि वास्तविक गहराई क्या होगी या आभासी गहराई क्या होगी। अगला हम अपवर्तनांक के संबंध में कुछ बिंदु को देख लेते हैं कि जब माध्यम परिवर्तित होती है तो उसके अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला माध्यम दिया गया है वायु, दूसरा माध्यम है कांच और फिर से एक और माध्यम है वायु। अगर यदि मध्य में हम कांच रख देंगे तो वायु और कांच के मध्य में क्या संबंध होगा उसे हम देखते हैं। हम जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल के नियम के माध्यम से हम अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। अपवर्तनांक होता है आपतन कोण की ज्या जिसे साइन आई कहते हैं, अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम साइन आर कहते हैं। तो ये जो आपतन कोण की ज्या है उसे आई कहते हैं और यहाँ पर जो अभिलंब के साथ बनेगा वह है अपवर्तन कोण की ज्या। पहली स्थिति में हम वायु और कांच के मध्य अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है ए म्यू जी। यहाँ पर ए का मतलब एयर होता है, जी का मतलब ग्लास होता है, तो इसके लिए होगा साइन आई। साइन आई होगा। ये जो कोण है उसे कहते हैं आपतन कोण और इस कोण को कहा जाता है अपवर्तन कोण। इसका मान होता है आर। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे साइन आई बाई साइन आर। ये हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब हम अगला इक्वेशन देखते हैं। दूसरी स्थिति में हम कांच और वायु के मध्य ज्ञात करेंगे अपवर्तनांक क्या होगा। तो कांच जो पहले दिया गया है वह है ग्लास और दूसरा दिया गया है वायु जिसे कहते हैं एयर। तो ग्लास के सापेक्ष जो वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, इसे लिखेंगे हम साइन और उसमें लेंगे हम आपतन कोण। आर जो है वह आपतन कोण है और दूसरा दिया गया है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यहाँ पर बनेगा वायु के सापेक्ष जो कोण बना है आई, वायु और कांच के मध्य आपतन कोण आई होगा। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे आई। इस स्थिति में हमें याद रखना है कि जो आपतन कोण का मान होता है वह आर है और दूसरी स्थिति में अपवर्तन कोण का मान है आई है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आर और आई फिर से आ रहा है, क्योंकि स्नेल का नियम होता है आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण के साथ जो भी कोण बने वह होगा आपतन कोण। तो ये होगा सेकंड इक्वेशन। जब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए, इन दोनों को गुणा करने पर हम राइट साइड का इक्वेशन देखते हैं। उसमें मिला था हमको साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। तो ये आपस में कट जाएंगे, साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर। तो हमें प्राप्त होगा 1। ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू प्राप्त होगा 1। इसे हमें याद रखना है। न्यूमेरिकल में अगर कहा जाए कि अगर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दिया गया है
तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो पूछा जाए। ऐसी ही एक और स्थिति होती है जब कोई दो वस्तु स्थित हो, अर्थात वायु और जल के मध्य अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, जल और कांच के मध्य अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे और कांच और वायु के मध्य अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। पहली स्थिति में वायु और जल के मध्य अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली स्थिति में वायु का होता है एयर, ए म्यू डब्लू। यहाँ पर ए का मतलब वायु है, डब्लू का मतलब जल है। साइन आई बाई साइन आर आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। दूसरी स्थिति में जल और कांच के मध्य ज्ञात करते हैं तो इसका होगा डब्लू म्यू जी। और तीसरी स्थिति में कांच और वायु के मध्य ज्ञात करते हैं, कांच का होगा ग्लास और वायु का होगा एयर। जब इन तीनों का स्नेल का नियम निकालते हैं, साइन आई बाई साइन आर आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा 1। ये न्यूमेरिकल में यूज होता है। हमें दो स्थिति दी गई होती है, तीसरी स्थिति हमें ज्ञात करना है, तो इसे हमें याद रखना है ये फार्मूला को कि ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए, तो इसका मान होगा 1। हमें प्रश्न में 3 माध्यम दिए गए हों तो इसे हमें सिंपली याद रखना है कि वायु और जल का जो अपवर्तनांक होगा, जल और कांच का जो अपवर्तनांक होगा और कांच और वायु का जो अपवर्तनांक होगा, उसका जो मल्टीप्लाई होगा वह 1 होगा। अगर न्यूमेरिकल में ये पूछा जाए तो इस फार्मूले का यूज करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है। अब हम इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच और जल का अपवर्तनांक कितना है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। अर्थात प्रश्न में दिया गया है वायु के सापेक्ष, मतलब ए म्यू जी दिया गया है हमें 3/2, और दूसरा दिया है वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, तो वायु होता है एयर और जल होता है डब्लू। इसका अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है जी म्यू डब्लू अर्थात ग्लास का अर्थात कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा कि अगर 3 माध्यम दी गई हो तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज होता है। मान लेते हैं ये माध्यम जो है हवा है, वायु है, और दूसरा माध्यम जो है ग्लास है, तीसरा माध्यम जो है वाटर है, और चौथा माध्यम है वायु। फिर से हमें ये दिया गया है कि वायु का कांच के सापेक्ष, वायु का जल के सापेक्ष क्या अपवर्तनांक होगा, और हमें ज्ञात करना है कि कांच का जल के सापेक्ष क्या अपवर्तनांक होगा। इसमें आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का व्यवस्था इस प्रकार होता है कि वे एक दूसरे से कट जाते हैं, तो अंत में कटने के बाद हमें 1 प्राप्त होगा। तो अंत में हमें वैल्यू प्राप्त होगा ए म्यू डब्लू। हमने भी फार्मूला पढ़ा कि ए म्यू जी म्यू डब्लू, और ए म्यू डब्लू का मान होता है इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे पहले 3/2, उसके पश्चात रखेंगे यहाँ पर 4/3। तो हमें इस वैल्यू को ज्ञात करना है। तो चलिए रखते हैं। पहले 3/2 दिया गया है, दूसरा मान को हमें ज्ञात करना है वह है जी म्यू डब्लू, और तीसरा दिया गया है वह है 4/3। इसका मान होगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 3 से 3 कट गया और यहाँ पर ये 2 कट गया, तो जो वैल्यू आएगा उसका मान होगा 1/2। तो कांच के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होगा वह 1/2 होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है कि एक अवतल दर्पण के जो लेंस निर्मित हुआ है उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है और इस लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह नेगेटिव होती है, हमने पढ़ा था। और यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, मतलब जो यू है वह 10 सेंटीमीटर दी गई है। हमने दर्पण का सिद्धांत पढ़ा था और लेंस का भी यही सिद्धांत होता है कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आपतित होती है और आपतन की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और जबकि विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई लेंस दिया है या दर्पण दी गई है, उसके बाएं साइड स्थित सभी चिन्ह को हम नेगेटिव लेते हैं और उसके दाएं साइड स्थित सभी चिन्ह को हम पॉजिटिव लेते हैं। इसे हमें याद रखना है कि बाएं साइड के सभी चिन्ह को हम नेगेटिव लेंगे और दाएं साइड के सभी चिन्ह को हम पॉजिटिव लेंगे। हर स्थिति में वस्तु जो है बाईं ओर स्थित होती है, प्रतिबिंब हो सकता है दायां भी बन जाए या फिर बायां बन जाए, लेकिन वस्तु हमेशा बाईं ओर स्थित होती है, तो u का मान हमेशा नेगेटिव होगा। इससे हमें याद रखना है कि u का मान हमेशा नेगेटिव होता है, v का मान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जबकि जो फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। यहाँ पर u जो है नेगेटिव होगा। हम जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u।
हमें इसे याद रखना है कि दर्पण की स्थिति में यहाँ पर पॉजिटिव होता है जबकि लेंस में यह नेगेटिव होता है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे u के जगह -10 रखेंगे यहाँ पर और f के जगह हम -15 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा v। और यही पूछा गया है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर f का वैल्यू दिया गया है -15 तो f के जगह हम -15 रखते हैं इक्वल टू होगा 1/v। v को हमें फाइंड करना है और -1/10। 10 जो है माइनस होगा तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसे हम इस साइड पक्षांतर करेंगे तो हमें v का वैल्यू मिल जाएगा। हम u को इस साइड ले आते हैं तो u जो है पॉजिटिव है तो वह इस साइड आने पर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/10 और उसके बाद होगा इक्वल टू 1/v। हमें v का वैल्यू फाइंड करना है तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 15 को 30 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 2 जो होगा -2 होगा और ये बीच में दिया गया है -2 और 30 को 10 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। तो फाइनल हमें प्राप्त होगा -5/30। इसको काटने पर प्राप्त होगा हमें -1/6। तो 1/v इक्वल टू मिला हमें -1/6 तो v इक्वल टू मिलेगा -6। तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह दर्पण के बाईं ओर बनेगा। इसे हमें याद रखना है, नेगेटिव दिया है मतलब प्रतिबिंब की स्थिति जो है दर्पण के बाईं ओर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा -6। लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें केवल फार्मूला याद होना चाहिए और चिन्ह परिपाटी भी याद होना चाहिए। उसके पश्चात हम सिर्फ सूत्र में वैल्यू रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ACF की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सभी विषयों की वीडियो ऐसे ही उपलब्ध कराते हैं। और आगे भी अगर आप ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।